नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही घाटी में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के तमाम नेता चुप नहीं बैठे हैं। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर गुपकार समझौता हुआ है और खबर यह है कि गुपकार को कांग्रेस का भी समर्थन है। और यही वजह है कि इन दिनों गुपकार पर सियासी तकरार जमकर हो रही है। पहले योगी आदित्यनाथ तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। गुपकार पर जारी ये सियासत आगे क्या रंग लाती है, यही बड़ा सवाल है और यही है हमारा आज का विशेष गुपकार पर वार। इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारतीय लोग अब हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ एक अपवित्र वैश्विक ज्ञान बंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो गुपकर गैंग राष्ट्रीय मूड के साथ तैरती है या फिर लोग इसे डुबो देंगे। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब, इनको रिहा किया गया था। अब हिरासत से रिहा होने के बाद, आज़ाद होने के बाद ये देश के खिलाफ विश्व भवन पर उतरे हुए हैं। मैं अब कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का धारा 370 के बारे में दृष्टिकोण क्या है। मैडम श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी अलगाववादी मानसिकता फिर धारा 370 और 35A को हटाने के पक्ष में वो दोगली और दो मुही बातें क्यों कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते क्या हैं? बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद क्यों श्रीमती सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही? क्यों दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ खड़े हुए? जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी देखा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बयान भी सुने। आखिर देश को क्या फिर से अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है या फिर से वादियों की खूबसूरती पर सियासी ग्रहण लगाने की तैयारी है? आखिर इन दिनों गुपकार की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इस पर इतनी सियासत क्यों? तो चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं गुपकार चर्चाओं में क्यों आया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया। 370 हटने के बाद कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ हो गए। केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध हुआ। 370 हटने से एक दिन पहले श्रीनगर के गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक हुई। यहीं से कश्मीर की सियासत में गुपकार ने आकार लेना शुरू किया। केंद्र सरकार ने ज्यादातर नेताओं को नजरअंदाज किया था। रिहाई के बाद फिर से सियासी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। अगस्त 2020 में फिर से बैठक हुई। फिर से 370 की बहाली को लेकर आवाज उठना शुरू हो गई। अब गुपकार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस से गुपकार को लेकर स्थिति साफ करने की बात कही, तो कांग्रेस बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। पहले आईने के सामने खड़े होकर इन बातों का जवाब खुद अपने आप को दीजिए, उसके बाद जो है सोनिया गांधी से जवाब मांगिएगा। सोनिया गांधी कल भी राष्ट्रभक्त थी, आज भी राष्ट्रभक्त है और कल भी राष्ट्रभक्त रहेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह आतंकवादियों से छुपकर हाथ नहीं मिलाती। गुपकार की चर्चाओं के बीच सियासत इस कदर हावी है कि देश में फिर से अलगाववाद जैसी स्थिति दिखने लगी है। घाटी में गुपकार को लेकर विरोधी दल एक हो गए हैं, तो कांग्रेस की इस मामले में स्थिति भी सवालों के घेरे में है। क्या फिर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान बहाल होंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर इस मुद्दे को ले जाने की कोशिश की जाएगी? क्या घाटी के लोग केंद्र के इस फैसले से खुश हैं या नहीं? फिर सभी विरोधी दल एक साथ चुनावी मैदान में आकर क्या करना चाहते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। गुपकार पर वार, आइए इस पर हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत स्वागत। चेतन सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत। राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत। गुपकार को लेकर इस वक्त जो है देश की सियासत गरमाई हुई है और सवाल जितने
वहाँ जो जम्मू कश्मीर में घाटी में के जो विरोधी दल के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, और तमाम वो जो नेता हैं, उन पर जितने उठ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गुपकार समझौता जो हो रहा है वहाँ, उस गुपकार को लेकर जो बैठक हुई है उसको उसका समर्थन प्राप्त है। राकेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि जो स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, बताए हमें कि धारा 370 को लेकर के उसकी क्या सोच है। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही सवाल उठाए हैं कांग्रेस पर। तो स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही और आखिर कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से देखती है? देखिए, बहुत स्थिति साफ और स्पष्ट है। कांग्रेस का नजरिया आजादी से लेकर आज तक स्पष्ट है, कहीं भी उसमें नजरिए में फेर बदल नहीं है। कश्मीर के आवाम, कश्मीर की जनता भारत की जनता है, कांग्रेस ये मानती है। वो कोई भी निर्णय, किसी भी तरह का निर्णय जनता को साथ लेके किया जाता है। सवाल धारा 370 का लागू रहना या नहीं रहने का नहीं था। धारा 370 जब लागू की गई थी उस वक्त भी उसमें ये क्लॉज था कि जब समय आने पर इसको समाप्त किया जा सकता है। क्या वो समय आ गया था? ये जो निर्णय लिया गया, क्या वो सही समय था? क्या वहां की जनता पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ थी? क्या वहां की जनता ये समझ चुकी थी कि धारा 370 हटने में हमारा कहीं अहित नहीं होगा, या केंद्र सरकार ये समझाने में सफल रही थी कि उनका अहित नहीं होगा? अगर ये सब सही है तो फिर 1 साल से या 1.5 साल से जब से कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, क्यों वहां इतना तनाव है? क्यों वहां इतने सुरक्षा बल लगे हैं? करोड़ों रुपए सुरक्षा में खर्चा किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो 1.5 करोड़ आवाम है उसको भरोसे में केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं ले पाया। इसके लिए कांग्रेस को दोष देना, नेहरू जी को दोष देना, और आज मध्य प्रदेश के सीएम आजादी से लेकर नेहरू जी तक की बात कर रहे हैं, वो आज मुख्यमंत्री रहते हुए कोरोना तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जहां उनकी जवाबदारी है, और वो विदेश नीति पे उन बातों पे बात कर रहे हैं जहां पीएम मोदी जी को करना चाहिए। अपने क्राइटेरिया को छोड़कर दूसरे एरिया पे बात करना खैर वो विषय नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का मत है कि धारा 370 को लेके जनता का समर्थन क्यों हासिल नहीं किया केंद्र सरकार ने, क्यों हमको बंदूक के बल पर धारा 370 हटाने के बाद वहां इतने सुरक्षा बल लगाना पड़े? क्या वहां की जनता राकेश जी, एक बात में जानना चाहूंगा, ये तो एक अलग बात हो गई कि धारा 370 हटने के बाद वहां की जनता को कितना लाभ हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या वजह रही जो कि वहां पे अभी भी सुरक्षा बल तैनात हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन बात यह है कि जो 370 को वापस बहाल करने के लिए जो गुपकार संगठन जो वहां एकजुट हुआ है, तो आखिर उनके ऐसे कौन से हित जुड़े हुए हैं जो 370 की बहाली को लेकर वो इतने व्याकुल हैं और 370 हटने के बाद इतनी बेचैनी उनमें है? देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी के हित उसके प्रदेश से जुड़े रहते हैं। अगर आप इसको एक गुपकार रोक के नाम से संगठन का नाम दे रहे हैं, सभी दलों की बैठक हुई, जनता की जो आवाज है वो राजनीतिक दल उठाते हैं। यही पूरे देश में होता है, कहीं कांग्रेस उठाती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती है, तो उसका यह मतलब तो नहीं होता कि वो देश के विरुद्ध जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 370 हटा के सही किया है और कोई डर नहीं है, वो देश हित में है, वहां की आवाम साथ है, तो चाहे गुपकार की मीटिंग हो या कोई सरकार की मीटिंग हो, उससे डरने की कोई आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी या देश को नहीं है, तो कांग्रेस को भी नहीं है। हमें सोच सकारात्मक रखना होगी। वो देश, वो लोग हमारे हैं, वो प्रदेश हमारा है, वो 1.5 करोड़ जनता भारत की है, वो किसी दूसरे देश की नहीं है, किसी देश वो नहीं मानते महबूबा मुफ्ती को तिरंगा उठाने में दिक्कत होती है साहब। ठीक है, एक नेता नहीं मानते, आप खुद बोल रहे हैं गुपकार संगठन यानी 8-10 पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने मीटिंग की है, तो सब तो नहीं मान रहे, ऐसा तो नहीं है। ऐसी कोई वार्ता केंद्र स्तर पर नहीं हुई है उन संगठनों से। ये सुनी सुनाई बातें कि उनकी मीटिंग हुई और ये तय हुआ, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे तो कोई राय कायम देश की नहीं की जा सकती है, या देश की सरकार बयान नहीं दे सकती है उस पर। बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। राकेश जी, खैर आपके पास वापस लौटूंगा। चेतन जी क्या कहेंगे? लेकिन मैं बहुत देर से सुन रहा था राकेश जी को जी। मुझे लगता है कि ये बयान इस तरह से दे रहे हैं जैसे महबूबा मुफ्ती के जो बातें हैं, जो उनकी विचारधारा शायद उसका समर्थन कर रहे हैं। आप नेहरू जी की तो बात करते हो, लेकिन आप नेहरू जी से ये भी कभी पूछ लेते कि आखिर ऐसे क्या कारण था कि जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल नहीं करके धारा 370-35A लगाकर कहीं ना कहीं भारत से डिफरेंट पैदा करने की कोशिश की गई। आखिर क्या है कश्मीर के उन नेताओं का हिडन एजेंडा
जो बार बार धारा 370 को शामिल करने की बात करते हो। बात करना एक अलग बात है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि उन्होंने 8-10 लोग हैं, संगठन है, और इस तरह के किसी की बात पे भरोसा भी कुछ सामने नहीं आया। भैया मीडिया के माध्यम से सब चीज सामने आ गई है। इसी महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूं कश्मीर को छोड़ करके मैं भारत का तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कहता है कि मैं चाइना की मदद से इस हिंदुस्तान से धारा 370 वापस ला करके रहूंगा। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये देश विरोधी गैंग से आखिर आपका गठबंधन क्या है? पर्दे के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है जितनी चाबी भरी कांग्रेस ने उतना ही चले गुपकार का लीडर। ये गुपकार के लीडरों को कौन नहीं जानता कि पर्दे के पीछे कांग्रेस सोनिया राहुल जी हैं। आतंक क्यों लाना चाहते हो? क्या चाहते हो? कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के साथ में है। 25,000 करोड़ की जमीन इन गैंग के लोगों ने दबा करके रखी है। पीड़ा यह है कश्मीर को लूट लिया है कांग्रेस और एनसीपी और सारे लोगों ने मिलकर के। फारूक अब्दुल्ला का कुनबा आज से नहीं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे तब से लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करने का काम करता था। क्यों फारूक चीन की मदद क्यों मांगते हैं भाई? हिंदुस्तान में रहने के बाद आप हिंदुस्तान की अंतरात्मा पे बात करना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? जो तौर है बोलने का उस तौर से बोलो। ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। कब तक दिल्ली से मन्नतें मांगोगे? अगर मियां हिम्मत है तो कभी लाहौर से भी तो बोल करके देख लो। पाप अपने साथ रोग शोक पतन सब लेकर के आता है और यही आपके पतन का कारण बनेगा। इस हिंदुस्तान में रहने के बाद जो लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर अभी भी भारत का अविभाज्य अंग नहीं बने, ये अब कभी इस भारत की भूमि पर हो नहीं सकता। जो घटनाएं थी वो घट चुकी, घटनाएं बार बार नहीं घटती हैं। जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के मंसूबे को पालने का एक सपना कश्मीर में बैठ करके देखा और जिस हिडन एजेंडे को लेकर के जो भारत की सेनाओं पर बात कर रहे हैं, भारत की सेनाएं उन पर पत्थर मारो, ये आपकी सरकारों की देन है। ये धारा 370 के संरक्षण में पलता था, हर हाथ को काम, हर पत्थर का दाम, ये आपका नारा होगा क्या? जिन लोगों ने देश की सेनाओं पर अगर आंख भी उठाने की अब कोशिश की है तो उनको 56 जहूर पे भेजने का काम भारत की सरकार ने किया है। ये होना चाहिए। सरकार की मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश कभी आता जाता नहीं रहेगा। हम ये नहीं कहते कि देश पूरा हमने बनाया। अगर जरूरत पड़ी 1971 में तो हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मां दुर्गा का अवतार के रूप में भी स्वीकार किया। ये बाकी चीजें आप लोग क्यों नहीं करते? आप देना से देश से सर्टिफिकेट क्यों मांगते? आप देश के शौर्य और सम्मान पर प्रश्न क्यों उठाते? कहीं ना कहीं कभी अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखो, तब आपको इन सारी बातों का उत्तर मिलेगा। आपके पास लौटूंगा। चैतन्य जी, आपने राकेश जी को भी सुना, चेतन जी को भी सुना, और पूरे जो सियासी घटनाक्रम गुपकार बैठक को लेकर इस वक्त पूरी सियासी फिजा में छाया हुआ है और इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, बयान आ रहे हैं सामने। आपने तमाम चीजें सुनी, क्या कहेंगे? नहीं देखिए अनुराग जी, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सियासी एजेंडा होता है जी। गुपकार जो अलायंस है उनका अपना एक एजेंडा है, वो बरसों से वहां कश्मीर और जम्मू में राज करते आ रहे हैं और उनका अपना एक एजेंडा है कि हमको किसी भी तरह से धारा 370 को नहीं हटाना था। और उसके लिए उन्होंने कई बार इस तरह के बयान भी दिए कि मैं कभी तिरंगा नहीं उठाऊंगी, यार कोई 370 हटाएगा तो मेरी लाशों पर से गुजरना होगा। तो ये उनका अपना एजेंडा है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम धारा 370 हटाएंगे, और धारा 370 हटाने में मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देश के दूसरे लोग भी वहां जाकर अपना मकान बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, एक जो विशेष दर्जा था वहां पर अगर उसको दूर किया गया तो इसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जहां तक गुपकार गैंग में अलायंस में, मैं गैंग कह रहा हूं जो दूसरे नेता कहते हैं, अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने स्पष्ट किया, उनके जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब किसी भी पार्टी का अपना एक जो चुनाव जीतने की स्थिति होती है, विकास परिषद के वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत से लोग इकट्ठे होकर गुपकार अलायंस उन्होंने बनाया है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370 हटाई उसको हम वापस लाना चाहते हैं। तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती कि आप उस चीज को क्यों वापस लाना चाहते हो। जो एक 1-1.5 साल से जो वहां पे शांति थी और चूंकि सारे जो विरोधी पक्ष के नेता थे वो नजरबंद थे, इसलिए ऐसा कोई
विरोध तो हुआ नहीं। दूसरी बात कि आम जनता को तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। देखिए, आम जनता को रहता है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिले। आप देखिए, वहां पर्यटन का उद्योग बर्बाद हो गया था, लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। अगर वो फिर से अगर बाहर आ रही है उसमें, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो और दूसरे वहां के लोगों के रोजगार पर कोई वो आए, परेशानी आए उनको। तो कांग्रेस की जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई देशद्रोही पार्टी, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, 100 साल का उसका इतिहास है, उसको बार बार आप देशद्रोही या ऐसी बातों से आप विभूषित करते हैं। ये बात ठीक नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी देश के खिलाफ नहीं जाती है, ये तो आप मान के चलिए। और कांग्रेस का तो इतिहास बड़ा पुराना है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत शहीद भी हुए उनके परिवार के लोग। लेकिन बीजेपी का जो एक एजेंडा था कि हमें राम मंदिर बनाना है, हमें धारा 370 करना है, तो उसमें वो सफल हुए हैं। और चूंकि सफल हुए हैं तो एक ध्रुवीकरण तो हुआ है लोगों के बीच में। एक जो हिंदुत्व का जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, उसमें ध्रुवीकरण हुआ और उसका फायदा उनको मिल रहा है। तो अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि हम भी कोई ऐसा मुद्दा उठाएं जिसमें ध्रुवीकरण हो और उसका हमको सियासी लाभ मिल सके। जी राकेश जी, बात जम्मू कश्मीर में जो है शांति बहाली की है, बात वहाँ के रोजी रोजगार से जुड़े मुद्दों की है, वहाँ पे लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने की है। और यही कुछ मंशा के तहत ही अनुच्छेद 370 वहाँ से हटाया गया। और जिस तरह से अब वहाँ पे विकास कार्यों को तरजीह देने की बात केंद्र सरकार करती है, तो ऐसे में जो अलगाववादी ताकतें दोबारा ना सिर उठा सकें, उस तरह की वहाँ की शांति को जो है भंग ना कर सके, यही कोशिश होना भी चाहिए। और रहा सवाल कांग्रेस को भी अपनी, जैसा अभी चैतन्य जी बोल रहे थे कि कांग्रेस का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है राजनीति में और देश के उत्थान में भी, देश के विकास में ऐसा नहीं है। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, गांधी परिवार ने बलिदान दिए हैं। लेकिन अब जो चूंकि स्थिति वहाँ ऐसी है और ये प्रावधान जब था कि धारा 370 वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी, तब भी ये, जैसा आप ही ने बताया अभी, कि ये भी प्रावधान था कि इसे कभी भी हटाया जा सकता है, तो हटा दी गई। अब वहाँ पर बेहतर स्थिति वहाँ के लोगों की हो, वहाँ पर शांति बहाल हो और जो जिंदगी है वहाँ की, पर्यटन जो है वहाँ के रोजी रोजगार के जरिए बढ़ें, वो सब चीज़ें पटरी पर आ सकें, इस दिशा में बेहतर काम हो। तो यदि किसी किस्म की कोई बात कांग्रेस पर यदि लांछन लगते हैं, इस तरह के कि गुपकार संगठन या गुपकार समझौते को समर्थन करती है कांग्रेस, तो इस दिशा में भी स्थिति स्पष्ट कर देना ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। और वहाँ पर किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकें, इसके लिए सुझाव भी कांग्रेस दे सकती है, आगे बढ़कर सामने भी आ सकती है। क्योंकि राष्ट्रहित का बात है, तो राष्ट्रहित में जब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में हैं, तो उन्हें राष्ट्रहित का सोचना चाहिए। और जम्मू कश्मीर सीधी सी बात है, भारत का एक अभिन्न अंग है, तो वहाँ पर यदि कुछ इस तरह की अशांति सब तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको बहाल किस तरह से किया जाए, तो ये इस कवायद में सहयोग और करना चाहिए विपक्ष के नाते। क्या कहोगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस का जो इतिहास है वो सबके सामने, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत में के साथ रखा और उस परिस्थिति में साथ रखा जब वो अलग होना चाहता था, वो पाकिस्तान में नहीं जाने दिया। इसके बाद आजादी के बाद, मैं वहां तो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको, भाजपा के जो पीठ पुरुष हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको नेहरू जी ने जिम्मेदारी दी कश्मीर के मामलों की, उनको मंत्री बनाया, लगभग 16-17 महीने वो मंत्री भी रहे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस के नहीं थे तो उनको क्यों मंत्री बनाया। ये सोच थी कांग्रेस की कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, किसी की आवश्यकता नहीं थी बाहर से लेने की, लेकिन ऐसा किया गया। उसके बाद आज जब धारा 370 हटाई गई, या उसका प्रावधान नेहरू जी ने उस समय किया था, वो इसीलिए किया था कि आवाम जब आपके पक्ष में आ जाएगी, उस समय आवाम पक्ष में नहीं थी, इसलिए धारा 370 का अनुच्छेद लगा के, अन्य धाराओं के प्रोविजन लगा के वहां विवाद ना हो और भारत के साथ कश्मीर रहे, वो परिस्थिति के अनुसार पूर्ण होगा। आज जब ये धारा हटाई गई, तो क्या प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी? क्या उन्होंने कांग्रेस या अन्य जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा किया था? क्या सार्वजनिक? लेकिन राकेश जी, ये बात तो कहना ठीक है, अपनी जगह आप जो बात कह रहे हैं वो आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतने साल सत्ता में रही कांग्रेस, तो क्या वो हालात कभी नहीं बनाने की कोशिश की गई कि धारा 370 वहां हटा दी जाए, देश के और भी तमाम लोगों को? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए जी। कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की, साल भर में 370 हटा के भारतीय जनता पार्टी के हालात बना पाई। इतना आसान नहीं होता है, टीवी पे बोलना बहुत आसान है, मैं भी बोल सकता हूँ कि 2 दिन में कश्मीर में सामान्य हो जाएगा,
जहां की आवाम 1.5 करोड़ अगर आपके साथ नहीं होगी, आप कब तक सैनिक और पुलिस लगा के उनको कंट्रोल करेंगे? आज 1.5 साल हो गया है। कश्मीर के अंदर वहां की आवाम को तो साहब ये दी जाती है आपको, वहां की आवाम को तो जो अलगाववादी ताकतें हैं, वहां के जो नेता हैं, उन्होंने हमेशा घुट्टी पिला के रखी थी। अलगाववादी ताकतों को आप कुचलिए। मेरा ये कहना है, वही बात है कि ताकतों को आप बिल्कुल कुचलिए। राकेश जी, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ किसने सरकार बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी ना जी, कांग्रेस ने तो नहीं बनाई थी जब वो आतंकवादी नहीं थी। और अगर आज आतंकवादी है तो जेल में डालिए, क्यों नहीं डालते आप? क्यों उसका पूजन कर रहे हैं? चेतन जी जवाब दीजिए, चेतन जी जवाब दीजिए, चेतन जी जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से हमने उनके साथ सरकार बनाई थी, एक कॉमन प्रोग्राम के तहत हमने सरकार बनाई। किसी के दिल, दिमाग और माथे पे लिखा नहीं होता। राकेश जी, आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन जब उस प्रोग्राम पर आप नहीं चले, उस एजेंडे पर नहीं चले, तो हमने आपको जेल में डालने का भी काम किया। और जो प्रश्न आपने किया है, निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी के मन में यह प्रश्न होगा कि इस प्रकार के देशद्रोह की आवाज उठाने वाले जेल के बाहर बेल पर कैसे घूम रहे हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, और आने वाले समय में इस प्रकार का, जिस प्रकार के अभी फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा के जो वाणी निकल रही है, इसकी वाणी को लगाम देने का प्रयास और पूरा संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास है। थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि एकदम से अगर इस देश में कोई क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, तब लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अग्रेसिव होकर के अल्पसंख्यकों को कुचलना चाहते हैं। जबकि हम ये चाहते हैं कि जो भी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, मजहब का हो, अगर उसकी आस्था इस भारत भूमि पर है तो हमारे लिए सामान्य रूप से वो बराबर है। लेकिन जिनकी आस्था पाकिस्तान के साथ है, जिनकी आस्था आतंकवाद के साथ है, उनका फन कुचलना भी भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रवादी सरकार को आता। थोड़ा सा इंतजार करिए राकेश जी, थोड़ा विलंब हुआ है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसको हम पूरा करेंगे, ये हमारे एजेंडे में है और निश्चित रूप से बहुत जल्द। जी चैतन्य जी, पूरी चर्चा का लब बोलो, आप हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। कुल मिलाकर बात यही है कि एजेंडे होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपने अपने स्तर पे और अपने अपने तरह से प्रयास करते हैं। उन्होंने सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि आपने तो उनके साथ सरकार बनाई थी, तो उनका अपना एजेंडा था। उस समय उनको लगा कि नहीं, इनके साथ सरकार बनाने में हमारा फायदा, तो बीजेपी ने सरकार बना ली। जब उनको लगा कि नहीं, इसमें नुकसान हो रहा, तो उन्होंने सरकार से अपना समर्थन। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का बहुत व्यापक जो सोच होता है, वो सिर्फ ये होता है कि हमको किसी भी तरह से सत्ता में काबिज होना है। उसके लिए ये इन प्रकार आपके विरोधियों से भी आपकी बात की। आप देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस सरकार बनाए हैं, नीतीश कुमार सैकड़ों बार मोदी को गाली सरकार में। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर हम ये कहें कि इसका बड़ा एक सिद्धांत होता है, शुचिता होती है, ईमानदारी, तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में उस तरह की राजनीति अब बची नहीं है जो आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जो उस तरह की राजनीति होती थी। चेतन जी एक बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे कि जम्मू कश्मीर से हटके पूरे देश में जो सियासत है वो तो हर जगह होती है, प्रजातंत्र है, तो इसमें सियासी दल अपने अपनी विचारधारा, अपने एजेंडे के साथ काम करते हैं, और ये प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है, ये उसकी ब्यूटी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से, मैं अभी यही बात कह रहा था राकेश जी से भी, कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से ही जो घुट्टी पिलाई है वहाँ के लोगों को, कभी वहाँ की जनता को ये बताने की कोशिश नहीं की गई कि पूरा भारत आपका है, पूरा देश आपका है। उन्हें हमेशा से ही एक अलग तरीके से सोच और अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है कि अलगाववादी ताकतें वहां पर हमेशा से सर उठाती रहीं, और वही चीज अब एक बार फिर होती दिखाई दे रही। चेतन जी क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही। आप तो निश्चित तौर पर अलगाववादी ताकतें तो वहां बहुत, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, देखिए अनुराग जी, कि वहां रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं। जब लोगों के पास काम नहीं रहता तो उनका दिमाग यहाँ वहां जाता है, और उसका फायदा जो युवा होते हैं, जो कच्चे मन के होते हैं, जिन पे आप गुट्टी पिला सकते हो, वो इस तरह की चीजों में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार वहां पर बहुत से उद्योग खड़े करना चाहती, धारा 300 हटा के, और वहां पे लोगों को फायदा देना चाहती है, रोजगार में लगाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी अलगाववादी ताकतों से दूर करने के लिए वहां के युवाओं को। क्योंकि आप देखिए कि आतंकवादी घटनाएं तो लगातार हो रही, कल भी हुई है, तो वो पाकिस्तान और चीन कोशिश करते हैं कि भारत अस्थिर बना रहे, लेकिन उस अस्थिरता को दूर करने के लिए जिस तरह से हम लोगों को अगर काम में लगा देंगे, आप देखिए जो व्यक्ति काम में लगा रहता है वो इस तरह की बातें नहीं सोचता, लेकिन जिसका खाली दिमाग होता है वो 10 तरह की बातें सोचता है, और इस तरह के लोगों के फंदे में भी आ जाता है कि आतंकवादी बन जाता है, बम तोड़ने लगता है।
चैतन्य जी अगर जी ऐसा कोई योजनाएं बना रही केंद्र सरकार, वहां पे लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, पर्यटन उद्योग को और बेहतर बनाने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि सारे दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। चेतन जी, आखिरी सवाल संक्षेप में मैं उत्तर जानना चाहूंगा आपसे कि जैसा चैतन्य जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब विकास की गंगा वहां बहेगी जम्मू कश्मीर में, रोजी रोजगार के साधन बढ़ेंगे, पर्यटन को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें की जाएंगी, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, तो निश्चित तौर पर है वहाँ के लोगों का मानस भी बदलेगा, हालात भी बदलेंगे, और जब लोगों के हालात बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कि खुशहाली आएगी पूरी घाटी में। और इस तरह की ताकतों को, जो अलगाववादी ताकतें हैं, उनको उनका सिर कुचलने के लिए या फन कुचलने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं इतने सालों से, वो अपनी जगह है। क्या लेकिन धारा 370 हटने के बाद से, जो जिस मकसद से धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहेगी, लेकिन वैसे प्रयास बहुत ज्यादा होते दिखाई दिए। चेतन जी देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास की खुशबू आना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं झलकना चाहिए। और खुशबू और हवाओं ने कब किसी को अपना कुछ सब कुछ अर्पण करने से मना किया है? वो तो जहां से निकलती अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार इसी मार्ग पर चल रही कि अगर विकास का कोई पहिया अगर दिल्ली से चला है तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में भी जाएगा। और जम्मू कश्मीर में देखिए ना, जो लद्दाख कल तक कहता था कि हम चाइना के साथ चले जाएं तो हमारा विकास हो जाएगा, आज वहां के लोगों ने स्थानीय स्तर पर चुनाव पे भाग लिया और बहुत ताकत के साथ चाइना के साथ लोगों ने दूरी बनाई है। और आज लद्दाख लगता है कि नहीं, मेरा अपना है, लद्दाख के लोग मेरे अपने हैं। केंद्र सरकार ने मिलकर के जो वहां विकास का एक खाका खींचा है, उससे वहां के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी भारत सरकार ने जो किया है, निश्चित रूप से परिणाम अपेक्षित अभी नहीं आए, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत बड़ा कारण इसमें कोरोना भी है। देश के साथ वैश्विक संक्रमण के दौर से हम बीत रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या। कहीं ना कहीं हमको उद्योग, छोटे छोटे कौशल, उन्नयन कौशल के अनेक माध्यम है जिनके कारण हम वहां के लोगों को रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। और अब तो चाइना के साथ जिस प्रकार का हमारा अंतर्भेद मतभेद चल रहा है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आपूर्ति वहां के लोगों के माध्यम से हम इस हिंदुस्तान की करेंगे। और जब रोजगार होगा तो वहां के लोगों को इकोनॉमी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो अलगाववाद के जो लोग बीज बोते हैं, जो पैसों के दम पर इस प्रकार का आतंकवाद पनपाने की कोशिश करते हैं, वो सब खत्म होगा। और आने वाले समय में जो कश्मीर केसर के लिए प्रख्यात और विख्यात है, मुझे लगता है कि वहां पर केसर की खुशबू फिर से बाहर लेकर के आएगी। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में ही चाहूंगा कि जब बात राष्ट्रवाद की हो, देश हित की बात हो, लोगों के कल्याण की बात हो, जन कल्याण की बात हो, विकास की बात हो, तो ऐसे में अपनी स्पष्ट राय और स्पष्ट नीति बनाकर यदि सियासी दल आगे चलें, और ख़ासतौर से कांग्रेस जो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से काफ़ी कुछ नुकसान डेंट लगा है पार्टी को अपनी खुद की नीतियों की वजह से, या जो भी कह लें सियासी जो ह्रास हुआ है उसका, उसके बाद अब एक स्पष्ट नीति के तहत दल को आगे चलना चाहिए, देश और विकास की बात के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा बात जम्मू कश्मीर की और घाटी की बात हो रही है और विकास की बात, जैसा चैतन्य जी ने भी कहा और चेतन जी ने भी कहा कि जब विकास की बयार बहेगी तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आपको भी इस बात से इत्तेफाक करना चाहिए और पार्टी को भी चाहिए कि एक स्पष्ट नीति के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाए। क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश 6 साल से इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब विकास की बहेगी, कब बेरोजगारी दूर होगी, कब महंगाई कम होगी, कब युवाओं को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर का जो सवाल है, 1.5 साल से हम ये सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या? सवाल ये आता है कि आज आपने जमीन पे क्या किया? जमीन पे कुछ भी डिलीवर नहीं है। अगर जमीन पे कुछ सवाल उठाने की बात नहीं कर रहा मैं, राकेश जी, सवाल उठाने की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं कांग्रेस की अपनी नीति की बात कर रहा हूं। जो सवाल उसमें बार-बार लगते हैं, लांछन लगते हैं, तंज कसे जाते हैं। जी, मैं वही बता रहा हूं आपको, कांग्रेस की नीति तो जब लागू होगी जब हम सत्ता में रहेंगे और जब उस पर काम करेंगे। आज जो काम कर रहे हैं, विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है प्रजातंत्र में राकेश जी। मजबूत विपक्ष और प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है। वही बात आपको बोल रहा हूं, उस विपक्षी दल के प्रवक्ता होने के नाते ही आपको बोल रहा हूं कि देश रिजल्ट चाहता है, जम्मू कश्मीर रिजल्ट चाहता है। आपने 370 हटाई, कितनी विकास की बयार बही है 1.5 साल में? वो एक व्हाइट पेपर पे आप बताएं कि हमने ये काम करे। 10 युवकों को रोजगार दिया, 10 के नाम बताइए। 2 अस्पताल खोले वो बताइए, 2 स्कूल खोले वो बताइए, कुछ तो बताइए। सिर्फ राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, इससे क्या देश चलेगा? तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना राशन के भाषण से देश नहीं चलेगा।
बिल्कुल राकेश जी, और जब कोई बात निकलती, कोई फैसला लिया जाता है तो सवाल भी उठते हैं, और सवाल सही भी है कि विकास की बात वहाँ पर जो की जाती रही वैसा विकास होना भी चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसा चेतन जी कह रहे थे, सरकार की मंशा भी है वहाँ पर घाटी को विकसित, घाटी में विकास, रोजगार और खुशहाली लाने की। तो आने वाले समय में क्या कुछ वहाँ पर किया जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप सभी ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी आपका शुक्रिया, चेतन जी आपका शुक्रिया, चैतन्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुपकार पर वार लगातार जारी है और वहाँ पर जो कुछ भी बैठकें हो रही हैं उसको लेकर उसकी मुखालफत की जा रही है। ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी एक तरह से तगड़ा जो है सवाल किए हैं, करारा प्रहार किया है, और ख़ासतौर से उंगलियां जो उठ रही हैं वो कांग्रेस पर उठ रही हैं। कांग्रेस अब इसके बारे में किस तरह से सोच रखती है, क्या अपनी स्थिति स्पष्ट करती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.